डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा सुरजन। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सामने आई चुनाव आयोग की सफाई। कहा, एक जैसे ही मतदाता पहचान पत्र संख्या जारी होने का मतलब ये नहीं कि मतदाता फर्जी हो। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में भी परिसीमन के फैसले पर केंद्र सरकार का हुआ विरोध। डीके शिवकुमार ने कहा, कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ेगी। We will fight at the entire election commission, we will fight at the court of law, we will fight with the people, and what they are doing is not right. मायावती ने अपनी पार्टी बसपा में किया बड़ा फेरबदल। भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की सारी जिम्मेदारियों से किया मुक्त। कहा, मेरे जीते जी कोई नहीं बनेगा उत्तराधिकारी। बांग्लादेश में आंदोलन के बाद अब छात्रों ने बनाई अपनी नई पार्टी। देश में दूसरे गणतंत्र को लाने का किया ऐलान। खबरें होंगी खेल जगत से और सुनेंगे पश्चिम से आए वाद्य यंत्र वायलिन पर एक खास प्रस्तुति। लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं राजीव। 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सोमनाथ में की पूजा। उत्तराखंड में चमोली एवलांच का बचाव कार्य खत्म। 46 मजदूर सुरक्षित निकले बाहर और 8 की मौत। मुंबई की एक अदालत ने सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश। शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और नियामकीय उल्लंघन के लगे आरोप। बिहार में बजट से पहले तेजस्वी यादव की बड़ी मांग। कहा, जातीय गणना के आधार पर पेश हो 2025 का बजट। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस के बाद अमेरिका में यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और बॉस्टन में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। देश में काफी वक्त से चुनावों में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप विपक्ष लगा रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फर्जी मतदाता सूची बनाने के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए। इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली चुनाव को लेकर ऐसे ही आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल ऐसे तमाम दलों ने अपनी शिकायतें चुनाव आयोग में दर्ज करवाई हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग राज्यों के वोटरों के एक समान वोटर कार्ड यानी ईपीआईसी नंबर वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, जिनसे इन आरोपों को और बल मिला। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने अपनी सफाई पेश की है। 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं को एक जैसे ही मतदाता पहचान पत्र संख्या जारी होने की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि एक जैसी संख्या होने का मतलब ये नहीं कि मतदाता फर्जी हो। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी एपिक नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन इनमें जनसांख्यिकी विवरण, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे विवरण अलग अलग हैं। लेकिन भविष्य में इस तरह की कोई समस्या पैदा न हो, इसके लिए आयोग ने तुरंत कदम उठाते हुए इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर मतदाता को यूनिक वोटर कार्ड यानी एपिक नंबर जारी करेगा, ताकि इस तरह की कोई भी समस्या फिर सामने न आए। चुनाव आयोग ने कहा कि ईपीआईसी यानी एपिक नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, और कहीं वो वोट नहीं डाल सकता। आपको बता दें कि एपिक नंबर चुनाव फोटो पहचान पत्र का संक्षिप्त रूप है। मतदाता पहचान पत्र का उपयोग वोटर्स चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए करते हैं। ईपीआईसी नंबर प्रत्येक मतदाता को सौंपा गया एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो चुनाव के दौरान उनकी पहचान को सत्यापित करने में मदद करता है। चुनाव के दौरान ईपीआईसी नंबर का उपयोग मतदाता की पहचान को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है और यह व्यापक प्रक्रिया पहचान की चोरी, दोहराव और अन्य संभावित दुरुपयोग से बचाती है। लेकिन जब ये एपिक नंबर ही अलग अलग राज्यों में एक जैसा पाया जा रहा है, तो फिर अविश्वास होना स्वाभाविक है और इसीलिए विपक्ष इन पर सवाल उठाता रहा है। बहरहाल अब चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दे दी है, लेकिन आयोग को इस तरह सफाई देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या व्यवस्था में वाकई कोई झोल है जिस पर विपक्ष परेशान है? ये सवाल मैंने वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय से किया तो उन्होंने कहा,
देखिए, चुनाव आयोग असल में एक तरीके से देखा जाए तो वो विपक्ष के पूरे तरीके से दबाव में आ गया है और उसको ये स्वीकार करना पड़ा है। एक तरीके से देखा जाए जो उनका स्पष्टीकरण है, जो विज्ञप्ति है, वो इसी तरह प्रकाश डालती है कि विपक्ष के आरोपों को उन्होंने स्वीकार किया है। जो कहा गया है उनकी विज्ञप्ति में, कहा गया है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ पोस्ट देखी और उनमें एपिक नंबर की गड़बड़ी का जिक्र किया गया था। उसके बाद उन्होंने उसको देखा तो उसको पाया उन्होंने कि ये बात पाई गई है कि एपिक नंबरों में गड़बड़ी है। हालांकि उसका उन्होंने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है, बहुत टेक्निकल तरीके से देने की कोशिश की है कि वो ER नोट कुछ करके प्रोग्राम है, उसकी में गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और एक ही राज्य में नहीं है, वो 2 राज्यों में एक एपिक नंबर हो सकता है, उनके मतदान अधिकारियों की तरफ से कुछ गड़बड़ियां हुई, इस तरीके की उसमें जो थी वो स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई है। ये स्पष्टीकरण असल में खुद ये एक तरीके से जाहिर करता है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे, खासतौर से जब राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, उसमें आरोप लगाया गया था और संजय राउत ने कहा था कि वही 40 लाख मतदाता जो हैं वो महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र से वो दिल्ली आ गए और दिल्ली से अब वो बिहार चले जाएंगे और बिहार से उत्तर प्रदेश चले जाएंगे। तो ये आरोप लगने लगे थे। और दूसरा जो कि जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने मांग की कि हमको जो है वो 2009 से लेकर 2024 तक की हरियाणा की मतदाता सूचियां दी जाएं, और उसमें फिर बहाना बनाया गया कि हम इस पे 3 महीने में एक्शन लेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी ये बात समझ में आने लगी कि अब विपक्ष इस पे तैयारी कर रहा है। उसके बाद जब ममता बनर्जी ने खुले तौर पे कहा कि एपिक नंबर जो है वही रखे जा रहे हैं और बंगाल के मतदाताओं के नाम काटकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और हम इसको नहीं होने देंगे, और अगर मैं 26 दिन धरने पर बैठ सकती हूं तो मैं चुनाव आयोग के सामने भी धरने पर जाकर बैठूंगी। ये आने के बाद शायद चुनाव आयोग को लगा कि अब ये चीजें पकड़ी जाएंगी, और चूंकि अब ये मामला अदालतों में भी पहुंच रहा है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी इस पे अपना आदेश दे चुका है, बॉम्बे हाईकोर्ट कई मामलों में आदेश दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। तो यानी देर सवेर ये चीजें सामने आएंगी, और तब सामने आएंगी तब काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये एक तरीके से उन दिक्कतों से बचने का एक तरीका अपनाया गया है। और जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो कहा है चुनाव आयोग ने कि हम 3 महीने में बताएंगे कि इस पे क्या एक्शन लेना है, तब तक शायद वो 3 महीने में ये ठीक चीज कर ली जाएंगी, तभी जो है वो सूची वहां दी जाएगी, ऐसा समझ में आता है। चूंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इन गड़बड़ियों को अब ठीक कर लेंगे। DB लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब चलते हैं दक्षिण भारत, जहां पर हिंदी भाषा के बाद अब परिसीमन के फैसले पर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई है। पहले तमिलनाडु और अब कर्नाटक में भी परिसीमन के फैसले को गलत बताया जा रहा है। रिपोर्ट सुना रही हैं अंशिता। दक्षिण भारत में परिसीमन का विरोध पहले तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने किया और अब ये विरोध कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी कर रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने परिसीमन को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। DK शिव कुमार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार संसद में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ेगी। DK शिव कुमार ने आज मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी संसदीय क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने की केंद्र सरकार की योजना का विरोध करती है। ये सही नहीं है। हम चुनाव आयोग और अदालत के माध्यम से इसके खिलाफ लड़ेंगे। Congress party is opposed to this delimitation. We don't agree. They want to reduce our seats in the south, so we are not happy with whatever they are doing. So we will fight at the entire election commission. We will fight in the court of law. We will fight with the people. And what they are doing is not right. बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र 2 प्रमुख कार्य करेगा, राष्ट्रीय जनगणना और परिसीमन अभ्यास। हालांकि 2025 का तीसरा महीना शुरू हो चुका है और अब तक जनगणना का कुछ अता पता नहीं है। वहीं परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत में विरोध शुरू हो चुका है। पहले तमिलनाडु के CM स्टालिन ने इसका विरोध किया। स्टालिन 5 मार्च को इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2026 में होने वाला ये अभ्यास दक्षिणी राज्यों पर एक खतरे की तरह मंडरा रहा है। वहीं अब कर्नाटक से भी कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है। DK शिव कुमार ने कहा है कि बीजेपी दक्षिण की सीटों को कम करने की तैयारी में है और हम इसका विरोध करेंगे।
दरअसल भारतीय संविधान में अनुच्छेद 82 और 170 के माध्यम से परिसीमन प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक राष्ट्रीय जनगणना के बाद संसद को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और संख्या को पुनः परिभाषित करने के लिए परिसीमन अधिनियम पारित करना होगा। वहीं अनुच्छेद 170 के तहत ये राज्य विधानसभाओं के परिसीमन को नियंत्रित करता है तथा जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या निर्धारित करता है। रिपोर्ट सुना रही थी अंशिता। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने आज अपनी पार्टी में बड़े फेरबदल किए। बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से बरी कर दिया है। साथ ही घोषणा की है कि उनके जीते जी कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। पूरी खबर बता रही हैं आराधना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बसपा की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद से आज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद वापस ले लिया। साथ ही उन्हें पार्टी की बाकी जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया। आकाश आनंद की जगह उनके पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यानी अब बीएसपी में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। इस बैठक में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को हटाया था। आकाश आनंद भी कई दिनों से पार्टी के कामकाज में सक्रिय नहीं दिख रहे थे, जिसके बाद चर्चा थी कि मायावती पार्टी से अपने परिवार को दूर रख रही हैं। हालांकि अब उन्होंने अपने भाई की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। बसपा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में मायावती के हवाले से कहा गया कि मैंने ये फैसला लिया है कि मेरे जीते जी व मेरे आखिरी सांस तक भी अब पार्टी में मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, जिस फैसले का पार्टी के लोगों ने दिल से स्वागत किया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बसपा चीफ ने अपनी उस बात को आज फिर से दोहराया है कि मेरे लिए पार्टी व मूवमेंट पहले है, भाई बहन व उनके बच्चे तथा अन्य रिश्ते नाते आदि सब बाद में है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पार्टी के लोगों को ये भी विश्वास दिलाया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं अपने आखिरी सांस तक भी अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाने का हर संभव पूरा प्रयास करती रहूंगी। बता दें कि पिछले साल मई में लोकसभा चुनाव के बीच में ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। उन्होंने तब कहा था कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। हालांकि फिर दिसंबर 2023 में आकाश आनंद को दोबारा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी भी उन्हें दी थी। आकाश आनंद अपने तीखे तेवर और तल्ख बयानों के लिए जाने जाते हैं। बीते दिनों उन्होंने सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंक की सरकार करार दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। इसके अलावा 2-3 जगहों पर बयान देते वक्त वो इतने जोश में आ गए कि उनके मुंह से अपशब्द ही निकल गए। पिछले महीने ही आकाश आनंद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उदित राज को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की थी और राहुल पर हमला बोलते हुए कहा था कि संसद में शोर मचाने और दलित छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने से राहुल गांधी दलितों के हितैषी नहीं बन सकते। खबर सुना रही थी आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों ने आखिरकार अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। इस नए संगठन नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी के बयानों और घोषणा से देश में नई सियासी बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट सुना रही हैं आंचल। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों ने अब अपना नया राजनीतिक दल बना लिया है। नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी नाम के इस दल का झंडा, संविधान और कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये नई पार्टी इनकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद करते हुए देश में दूसरे गणतंत्र की बात कर रही है। शुक्रवार को ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में पार्टी की स्थापना पर एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम के भाषण में दूसरे गणराज्य की स्थापना का मुद्दा बार बार उठाया गया। बता दें कि दूसरे गणराज्य की अवधारणा मूल रूप से फ्रांसीसी क्रांति से निकली है। इसका मतलब है किसी देश की पुरानी शासन व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव करके नई शासन व्यवस्था तैयार करना। ऐसे बदलाव कई तरीकों से हो सकते हैं, जिनमें क्रांति या तख्तापलट भी शामिल है। एनसीपी ने एक मध्यम वर्गीय पार्टी के रूप में उभरने के संकेत दिए हैं, जो पारंपरिक राजनीति में बदलाव के संदेश के साथ संतुलन में यकीन करती है।
लेकिन वो ऐसा करने के लिए जरूरी राजनीतिक एकता की कोई स्पष्ट योजना पेश नहीं कर सके। एनसीपी के नेताओं का कहना है कि हमें एक लोकतांत्रिक नए संविधान का मसौदा तैयार करके संवैधानिक तानाशाही को फिर से स्थापित करने की सभी संभावनाओं को खत्म करना होगा। हमारा एक शुरुआती लक्ष्य संविधान सभा के चुनाव के माध्यम से एक नया संविधान तैयार करना है, जिससे दूसरा गणराज्य स्थापित हो सके। पार्टी का मकसद बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का है। हालांकि कई विश्लेषकों का ये भी मानना है कि शुक्रवार को बना ये नया राजनीतिक दल कोई विजन या खास एजेंडा पेश नहीं कर पाया है। देश के लिए एक नए संविधान को तैयार करना और दूसरे गणराज्य की बात और इसके साथ ही पार्टी के नारे इनकलाब जिंदाबाद ने सवाल खड़े किए हैं कि ये पार्टी भविष्य में क्या करना चाहती है। बता दें कि पार्टी की स्थापना के कार्यक्रम में इसके शीर्ष नेताओं ने जो नारे लगाए उनमें इनकलाब 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 जिंदाबाद नारे ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। हालांकि पार्टी का कहना है कि अभी उसने अपना नारा तय नहीं किया है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के खिलाफ छात्रों ने विद्रोह किया था, जिसमें उनकी सरकार गिर गई थी। शेख हसीना ने भारत में शरण ली और उधर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। अब नई पार्टी के बन जाने से यूनुस सरकार के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट सुना रही थी आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब खेल की खबरें लेकर आए हैं यश त्रिवेदी। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और सेमीफाइनल्स में भी जगह बना ली है। इसके साथ ही टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। इस बीच पूर्व गेंदबाज प्रवीण कुमार ने एक अहम बयान दिया है। प्रवीण कुमार ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत जरूर खिताब जीतेगा। लेकिन इस दौरान प्रवीण ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास की अटकलें एक बार फिर शुरू हो गई हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में अपनी बात रखते हुए प्रवीण कुमार ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से एक खास चीज की मांग कर ली है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रोहित की कप्तानी में भारत चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करेगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि रोहित और विराट जाते जाते एक और आईसीसी ट्रॉफी दे दो यार। प्रवीण कुमार के इस बयान के बाद अटकलें शुरू हो गई हैं कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। इससे पहले आकाश चोपड़ा ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए बताया था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये रोहित और विराट का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है। उन्होंने इस दौरान रविंद्र जडेजा का भी नाम लिया था, क्योंकि ये तीनों ही खिलाड़ी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में नहीं पहुंचा है। ऐसे में इन खिलाड़ियों के लिए अगला आईसीसी इवेंट 2027 का वनडे वर्ल्ड कप होगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में रोहित और विराट का करियर किस ओर करवट लेता है। प्रवीण ने इसी विषय पर बात करते हुए रोहित शर्मा को यारों का यार बताया। उन्होंने टीम इंडिया की सफलता का पूरा क्रेडिट कप्तान रोहित शर्मा को देते हुए कहा कि चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, सब में शानदार प्रदर्शन का क्रेडिट मैं रोहित शर्मा को दूंगा। इसके अलावा उन्होंने विराट कोहली की तारीफ में कहा कि विराट बड़े मैच के प्लेयर हैं और वो वास्तव में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवीण ने विराट के बीते दिनों खराब फॉर्म से जूझने पर कहा कि सवाल खड़े हो रहे थे कि विराट लगातार ऑफ स्टंप की गेंदों पर आउट हो रहे हैं, लेकिन क्या अब इस पर बात हो रही है? विराट को बस एक अच्छी और बड़ी पारी की जरूरत थी, वो कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकते। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। अब वक्त हो चला है आज की खास रिपोर्ट का। आज आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया में और जानते हैं पश्चिम से आए एक बेहतरीन वाद्य यंत्र वायलिन के बारे में। वायलिन को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली और सिंगिंग वायलिन की शुरुआत करने वाली एन राजम से मिलकर हमारे साथी अतुल सिन्हा ने जानने की कोशिश की आज के दौर में वायलिन की अहमियत के बारे में। वायलिन की आवाज हमारे दिल के बहुत करीब पहुंचती है और अगर हम डूब कर सुने तो ये हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है। वायलिन का सफर बेशक 16वीं शताब्दी में इटली से शुरू हुआ हो और तमाम पश्चिमी देशों के संगीत में यह एक परंपरागत और बेहद मशहूर वाद्य यंत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा हो, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन को शामिल करने का श्रेय बालुस्वामी दीक्षित और वेंकटरामन अय्यर को दिया जाता है। कर्नाटक संगीत में वायलिन एक अहम वाद्य है। यहाँ घटम के साथ या फिर गायन के साथ इसे एक प्रमुख वाद्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है।
लेकिन एकल शास्त्रीय वाद्य के तौर पर इसे एक अहम दर्जा दिलाने वालों में जिन कलाकारों का योगदान है वह वीजी जोग और एन राजम हैं। टीएन कृष्णन, नागाई मुरलीधरन से लेकर आज के दौर की मशहूर अक्काराई सिस्टर्स तक के नाम तो हैं ही, लेकिन वायलिन को एक नई ऊंचाई देने वाली और इसमें गायकी शैली की शुरुआत करने वाली एन राजम ने उत्तर भारत में और खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन को स्थापित कर दिया। अब एन राजम अपने 88वें साल में हैं, लेकिन उनकी उंगलियों का कमाल अब भी बरकरार है। करीब 40 सालों तक वह BHU में संगीत की हेड रही हैं और साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत में उन्होंने वायलिन को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाया है। अब उनकी 3 पीढ़ियां वायलिन बजा रही हैं। उनकी बेटी संगीता शंकर और नतिनी रागिनी शंकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं और नए सिरे से गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाने और 5 से 15 साल के बच्चों में संगीत, साहित्य और संस्कृति के संस्कार जगाने का काम कर रही हैं। सिंगिंग वायलिन को एक नई विधा बनाने वाली एन राजम कहती हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ कोई न कोई कला जरूर सीखनी चाहिए, चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो, पेंटिंग हो या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म। इससे कैरेक्टर बिल्डिंग होती है और डिस्ट्रैक्टिव टेंडेंसी नहीं आती। सिंगिंग वायलिन की परंपरा से लेकर नई पीढ़ी और नए दौर के इलेक्ट्रॉनिक संगीत के खतरे पर हमने बात की पद्म भूषण एन राजम से। They are trying to adopt our style. हम लोग का जो गायकी शैली से बजाने, काफी लोग उसमें रुचि रखते हैं। अच्छा है। नहीं, जैसे सिंगिंग वायलिन जैसे आप लोग करते हैं, वैसे तो इस आज के दौर में थोड़ा कम हुआ है ना, या बड़ा है? अभी बेटर हो रहा है, काफी लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। इट इज इम्प्रूविंग। अभी ये भी है ना, हमारे मेरे साथ चला गया ऐसा नहीं रहेगा। एक तो संगीता है, ये मेरी नतनिया जो है वो लोग भी बाय गॉड्स ग्रेस ठीक है, अब ये चलेगा ये स्टाइल। नहीं, ये जो नए जो म्यूजिक में जो नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का जो सिस्टम है उसमें उससे कोई खतरा है क्या? क्लासिकल म्यूजिक में उतनी गहराई से सुनने की आदत है, उनके लिए लोग थोड़ा सा फ्यूजन म्यूजिक कोशिश कर रहे हैं। जब तक जो भी फ्यूजन कर रहे हैं क्लासिकल पर बेस्ड है, तब तक हानि नहीं है, पर उसमें भी एक सीमा के बाहर चले जाते हैं तब सोचने की बात है, पर अभी ठीक है। ये थे अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए DB लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।